क्या आपने कभी किसी समुद्र को नजदीक से देखा है? हमारी पृथ्वी के टोटल सरफेस का 71% भाग इन्हीं समुद्रों के नीचे दबा हुआ है, जिनमें टोटल वाटर का 97% पार्ट समाया हुआ है। अब एक हैरान करने वाली बात सुनिए, आज भी दुनिया के 80% से ज्यादा समुद्र अनमैप्ड और अनएक्सप्लोर हैं। यानी 80% समुद्रों के बारे में हम आज भी कुछ नहीं जानते। यही रीजन होता है कि बड़े बड़े जहाजों और एयरप्लेन के क्रैश होने के कई सालों बाद तक भी हम उनका मलबा नहीं तलाश पाते। ऐसे में अगर कोई इंसान गलती से भी इस समुद्र के नीचे स्टक हो जाए तो सोचिए उसके साथ क्या होगा। टाइटैनिक तो आपको याद ही होगा, न जाने कितने मुसाफिर उस जहाज के साथ समुद्र तल में जिंदा दफन हो गए थे। आज भी 1100 से ज्यादा लोगों के अवशेष उसी जहाज के साथ समुद्र के सीने में दफन हैं। लेकिन कुछ लोग इतने साहसी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते। ऐसी ही एक कहानी है नाइजीरिया के हैरिसन ओकेन की, जिनके हौसलों के आगे समुद्र का घमंड भी चकनाचूर हो गया था। दरअसल हैरिसन पेशे से एक कुक था जो जैस्कोन 4 नाम की एक टगबोट पर नौकरी करता था। बेसिकली टगबोट ऐसी पावरफुल बोट्स होती हैं जिनका उपयोग बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाजों को खींचने और स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इनका उपयोग समुद्रों से तेल के दोहन के दौरान भी किया जाता है। दरअसल अटलांटिक ओशन की गुल्फ ऑफ गिनी में पेट्रोलियम और अन्य खनिज पदार्थों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ तेल को निकालने का काम बड़े बड़े जहाजों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इन टगबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 26 मई 2013 को भी एक ऐसी ही प्रक्रिया के दौरान नाइजीरियन कोस्ट से 32 किलोमीटर दूर सेवरॉन कंपनी का एक ऑयल टैंकर अनस्टेबलाइज हो गया था। इसलिए इसे स्टेबलाइज करने के लिए जैस्कोन 4 बोट के साथ 2 और बोट्स को भेजा गया। लेकिन जब ये नाव उस टैंकर को रस्सियों की सहायता से बांधकर स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही थी तो तभी अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसके कारण टगबोट के नाविकों ने अपनी फुल पावर का यूज कर ऑयल टैंकर को सीधा करना चाहा। लेकिन उनकी इस खींचातान के कारण जैस्कोन 4 बोट से बंधी रस्सी अचानक एक झटके के साथ टूट गई, जिसके कारण जैस्कोन 4 बोट उलट गई और तेजी से समुद्र में डूबने लगी। इस टाइम इस बोट में 12 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकतर ने अपने आप को कैबिन के अंदर लॉक कर रखा था, क्योंकि उस इलाके में समुद्री लुटेरों के दबदबे के चलते उन्हें आगे से ये स्पष्ट आदेश प्राप्त था कि इस इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से वे अपने आप को कैबिन के अंदर लॉक करके रखेंगे। लेकिन ये प्रोटोकॉल उनके लिए जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि अचानक बोट के पलटने के कारण उन्हें दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला और वो वहीं कैबिन में पानी के बढ़ते लेवल के साथ अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते रह गए। वहीं दूसरी तरफ जब बोट पानी में डूब रही थी तो लकीली हैरिसन ओकेन उस वक्त अपने कैबिन को छोड़कर बाथरूम में आ गए थे। इसलिए जैसे ही रस्सी टूटने की वजह से नाव पलटी तो हैरिसन भी उसके साथ पलटकर बाथरूम की छत से टकरा गई। यहाँ हैरिसन कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरे बाथरूम में पानी भर चुका था। हैरिसन अपने आप को किसी तरह संभालते हुए सीधा दरवाजे के पास पहुंचे और अपनी पूरी ताकत से बाथरूम के दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगे, जो अब पानी की वजह से पूरी तरह टाइटली लॉक हो चुका था। सौभाग्यवश हैरिसन किसी तरह इस दरवाजे को खोलकर दूसरे बाथरूम तक जाने में सफल रहे, जहां अभी भी सांस लेने के लिए कुछ खाली जगह बची हुई थी। अगले कुछ सेकंडों तक हैरिसन ने खुद को इसी बाथरूम में लगे एक नल के सहारे वाटर लेवल से ऊपर लटकाए रखा, लेकिन तभी उनकी नाव 100 फीट की गहराई में जाकर समुद्र तल से टकरा गई, जिसके कारण अब इस बाथरूम में भी पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसलिए हैरिसन ने यहाँ से निकलने का फैसला लिया। सौभाग्यवश उनके बाथरूम से इंजीनियर ऑफिस का रास्ता अब भी खुला हुआ था, जहाँ 4 फीट का एक एयर पॉकेट मौजूद था। यानी इस रूम में अब भी 6 मीटर क्यूब जितने आयतन में हवा मौजूद थी, जिसमें किसी एक इंसान के लिए 60 घंटों तक की ऑक्सीजन मौजूद थी। यानी अब हैरिसन के पास अपनी जिंदगी को बचाने के लिए केवल 60 घंटे थे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि उनकी बोट समुद्र तल में सर के बल गिरने की वजह से पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। ऐसे में वो चाहकर भी बोट से बाहर नहीं निकल सकते थे, और अगर गलती से वो बोट के बाहर निकल भी जाते तो उनकी नाव के आसपास मंडरा रही शार्क उन्हें अपना शिकार बना लेती। अब हैरिसन को किसी भी तरह खुद को रेस्क्यू के आने तक जिंदा रखना था। लेकिन अब यहाँ समस्या ये थी कि हैरिसन की ब्रीथिंग की वजह से काफी मात्रा में CO2 रिलीज हो रही थी, जो उसी एयर पॉकेट में स्टोर हो रही थी। ऐसे में यदि CO2 की बढ़ती हुई मात्रा ब्रीथिंग के जरिए वापस हैरिसन के शरीर में जाती तो ये जहर का काम करती, जिसके कारण 1 से 2 घंटों के अंदर ही हैरिसन की मौत हो जाती। लेकिन हैरिसन ने इसका भी एक अनोखा उपाय निकाला। हैरिसन ये जानता था कि CO2 पानी के द्वारा आसानी से ऑब्जर्व कर ली जाती है, इसलिए हैरिसन कुछ मिनटों के अंतराल पर अपने आसपास के पानी को हिलाता रहता
ऐसा करने से उसके आसपास के पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता, जिसके कारण ऑब्जर्व होने वाली CO2 की मात्रा भी बढ़ गई थी। लेकिन केवल ऑक्सीजन के सहारे ही हैरिसन लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि बिना पानी के डिहाइड्रेशन की वजह से भी उसकी मौत हो सकती थी। सौभाग्यवश उसे उसी रूम में कोक के कुछ कैन मिल गए, जिन्हें पीकर उसने अपनी प्यास को शांत किया। इसके बाद उसने अपने आसपास मौजूद चीजों को आपस में जोड़कर किसी तरह एक फ्लोटिंग सरफेस का निर्माण किया, जिसके ऊपर बैठकर उसने अपने बाकी के 60 घंटे गुजारे। इस टाइम हैरिसन ने कपड़ों के नाम पर केवल अंडरवियर पहन रखी थी और समुद्र के 100 फीट नीचे पानी का टेम्परेचर इतना कम था कि अगर वो ये जुगाड़ करके अपने आप को पानी के ऊपर नहीं रखता तो बॉडी की इंटरनल हीट लूज होने के कारण मात्र 1 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाती। सौभाग्यवश वो इन सभी मुसीबतों से खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या पैदा हो गई। उसके एयर पॉकेट की ऑक्सीजन अब खत्म होने की कगार पर थी। इस टाइम उसे सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ये डाइवर्स थे, जिन्हें सेवरॉन कंपनी ने जहाज के मलबे को तलाशने और उसमें मौजूद मरे हुए क्रू की बॉडी को रिकवर करने के लिए घटना के कुछ टाइम बाद ही भेज दिया था। लेकिन बोट के मलबे को ढूंढते ढूंढते उन्हें 60 घंटे बीत चुके थे। फाइनली उन्हें बोट का मलबा मिल चुका था, लेकिन ये अब भी इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि ऐसी हालात में भी अंदर एक इंसान जीवित हो सकता है। उधर अंदर से हैरिसन बोट को खटखटाकर उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद बाहर से आवाजें आना भी बंद हो गई। हैरिसन को लगा कि शायद रेस्क्यू टीम वापस चली गई है और संभवतः ये उसकी लाइफ का अंतिम पड़ाव है। चारों तरफ अंधेरे और पानी से भरी बोट में हैरिसन ये सब सोचकर रो ही रहा था कि तभी अचानक पानी के अंदर से उसके चेहरे पर एक तेज प्रकाश आता है। ये एक डाइवर्स की टॉर्च थी जो मृतकों को तलाशते हुए बोट के अंदर आ गया था। लेकिन अभी भी वो डाइवर हैरिसन को नहीं देख पाया, इसलिए वो वापस मुड़कर बोट से बाहर जाने लगा। उधर हैरिसन किसी भी कीमत पर जीने का ये आखिरी मौका नहीं गंवाना चाहता था। हालांकि ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाने के कारण उसे इस टाइम बेहोशी जैसी सिचुएशन भी फील हो रही थी, लेकिन यही वो मोमेंट था जब वो अपने लिए कुछ कर सकता था। इसलिए उसने अपनी बची हुई पूरी एनर्जी से खुद को तैयार किया और पानी को चीरते हुए उस डाइवर के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया। हालांकि ये सिचुएशन उस डाइवर के लिए भी काफी डराने वाली थी, क्योंकि वो इस बोट में केवल डेड बॉडी मिलने की उम्मीद कर रहा था। ऐसे में अगर कोई अचानक पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ता है तो खैर कुछ सेकंड बाद जब उस डाइवर को फील हुआ कि ये सच में एक जिंदा इंसान है तो उसने तुरंत उसके लिए एक डाइविंग हेलमेट का इंतजाम करवाया और उसके बाद उसे एक डाइविंग बैल में बैठाकर सतह पर लाया गया, जहां अगले 2 दिन तक उसे मेडिकल टीम की निगरानी में समुद्र जैसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा गया, क्योंकि इतने लंबे समय तक पानी के नीचे हाई प्रेशर में रहने के बाद यदि उसे सीधे ही नॉर्मल एनवायरनमेंट में लाया जाता तो संभवतः हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। फाइनली रेस्क्यू के 2 दिन बाद हैरिसन को वापस अपने घर भेज दिया गया, लेकिन इस घटना ने हैरिसन को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उसे समुद्र के नाम से भी डर लगने लगा। उसे रात में इसी घटना के डरावने सपने आने लगे, जिसका परिणाम ये रहा कि वो अपनी पूरी लाइफ में वापस कभी भी समुद्र के नजदीक नहीं गया। अनजाने में ही सही, लेकिन हैरिसन ने अपनी इस कष्टपूर्ण यात्रा के जरिए एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे शायद कोई भी तोड़ना नहीं चाहेगा। आज भी हैरिसन के नाम बिना किसी डाइविंग इक्विपमेंट के समुद्र तल में सबसे लंबा समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।